आज हम 4 अप्रोचेस पढ़ेंगे जो कि कोर ऑफ इंटरप्रेटिविस्ट ऑफ सोशोलॉजी है, यानी कि नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच जो हमने पढ़ी थी। हमने कहा था उसकी कुछ हम क्लियर कॉन्सेप्ट में इन टर्म्स को समझेंगे जो यूज़ की गई हैं इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी में। ठीक है, वो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो हमने डिटेल में समझनी है। पहले तो हम इंटरप्रेटिविस्ट को ही समझेंगे कि ये क्या है, इससे मायने क्या, व्हाट डज दिस मीन। ठीक है, ये हमने, हालांकि मैंने आपको ये समझा दिया है अच्छे से, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देन वी हैव phenomenology. Okay, and then we have symbolic interactionism. I think in the last class or so मैंने आपको कहा था कि मैं इन टर्म्स को डिटेल में डिस्कस करूँगी. So this whole video or this whole lecture is only for these terms explanation. Then the last we have ethnomethodology. ठीक है, हम इन्हें पढ़ेंगे, ठीक है, डिटेल में. ओके, सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है वो है इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी. देखो, इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी का मानना था, they argue that society is created through meanings. Society is created through meanings. हमने पहले भी पढ़ा है बहुत डिटेल में. ठीक है, देखो, ह्यूमन बींग्स आर थिंकिंग मीनिंग गिविंग एक्टर्स. जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सोचते हैं. ठीक है, मीनिंग गिविंग एक्टर्स हैं. एक्टर्स हमने समझा है, एक्टर्स आर पीपल, सब्जेक्ट्स आर द people. Okay, and social reality cannot be studied like natural subjects, can't be studied like natural objects. ठीक है, देखो, जो टास्क ऑफ सोशोलॉजी है ना वो है अंडरस्टैंडिंग. द टास्क ऑफ सोशोलॉजी इज अंडरस्टैंडिंग विच इज़ वस्तहन, और वस्तहन की हमने बात पहले भी की है. इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेशन. हम एक्सप्लेनेशन को नहीं बात कर रहे हैं, हम अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं. अब जब हम की थिंकर्स की बात करते हैं कि कौन कौन सी की थिंकर्स इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी के हैं, तो उसमें मैक्स वेबर आ जाता है. मैक्स वेबर इज़ देयर, अल्फ्रेड शल्ट्स इज़ देयर, अल्फ्रेड शल्ट्स इज़ देयर. देन वी हैव जॉर्ज हर्बर्ट मीड. जॉर्ज हर्बर्ट मीड को हम J.H. मीड भी लिखते हैं. ठीक है, देन वी हैव हैरोल्ड गारफिंकल. ओके, इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी का अगर हमें पूछे कि कोर आइडिया क्या है, व्हाट इज द कोर आइडिया. सी, इट्स कोर आइडिया इज दैट सोशल एक्शन इज मीनिंगफुल. कोई भी सोशल एक्शन हो वो मीनिंगफुल है, वो कोई उसका कोई मीनिंग है. ठीक है, सोशल एक्शन इज मीनिंगफुल. बहुत सिंपल सी टर्म है, खुद में ही अंडरस्टूड सी चीज़ है. देखो, अगर हमें सोसाइटी को समझना है ना, तो जो सोशोलॉजिस्ट हैं उनको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंडिविजुअल्स को और उनके सारे एक्शंस को. ठीक है, अभी मैक्स वेबर है वो बात करता है वर्सहन की. मैक्स वेबर किसकी बात करता है? वर्सहन कॉन्सेप्ट की, जिसमें हमने कहा था कि इंटरप्रिटेटिव अंडरस्टैंडिंग इसका मतलब है. ठीक है, तो इसका क्या मानना है मैक्स वेबर का, इस टर्म से क्या मानना है वर्सहन से? He argued that sociology is a science that seeks interpretative understanding of social action. That seeks interpretative understanding of social action. ठीक है, उसने कहा, मैक्स वेबर का मानना था कि एक्शन सोशल तब बनता है when it is oriented towards other. तभी वो सोशल कहलाएगा when it is oriented towards others. Okay,
अब इसने वेबर की बात हो रही है, इसने टाइप्स दी हैं सोशल एक्शन की. ही हैज गिवन टाइप्स ऑफ सोशल एक्शन. ठीक है, व्हाट टाइप्स आर देयर? देयर आर 4 टाइप्स. ठीक है, उसमें से एक है इंस्ट्रूमेंटली रैशनल. रैशनल कह सकते हो आप सिंपली, इंस्ट्रूमेंटली रैशनल. एक हो गया वैल्यू रैशनल, एक हो गया ट्रेडिशनल, एक हो गया इफेक्टिव. अब धीरे धीरे हम एक एक को वन बाय वन एक्सप्लेनेशन करते हैं इनकी. रैशनल क्या हो गया? देखो, चूजिंग बेस्ट मीन्स टू अचीव गोल्स. ठीक है, जैसे अभी आप पढ़ाई, एग्जाम्पल देख लो इसकी, कि आप पढ़ाई कर रहे हो, बहुत रैशनल होकर सोच रहे हो कि मुझे यूपीएससी पास करना है, मुझे यूपीएससी अपनी लिस्ट में नाम देखना है, तो इसलिए मुझे स्टडी करनी पड़ेगी. तो आप स्टडी कर रहे हो टू पास द एग्जाम ऑफ यूपीएससी. तो बहुत रैशनल होकर सोच रहे हो और अपने गोल को अचीव करने के बेस्ट मीन्स को ढूंढ रहे हो. ठीक है, उसके बाद आ जाता है वैल्यूज़. वैल्यूज़ क्या होता है? देखो, वैल्यूज़, हर एक इंसान की अपनी एक वैल्यूज़ होती है. आई थिंक मैंने पहले भी आपको समझाया है. हर एक इंसान एक डिफरेंट वैल्यू कैरी करता है. ठीक है, और एक एग्जांपल जैसे ले लेते हैं, अभी ना जो मुस्लिम्स हैं वो फास्टिंग करते हैं और उनके एक रिलीजियस बिलीफ है. ठीक है, तो वो जो फास्टिंग है वो उनकी वैल्यूज़ हैं. आप देखोगे वो रोज़ा रखते हैं, वो तोड़ते नहीं हैं. ठीक है, फिर हिंदुज़म में आप देख लो वो एक व्रत रखते हैं. तो एक वैल्यू है, एक मान्यता है. ठीक है, उसके बाद आ जाओ ट्रेडिशनल. ट्रेडिशनल जो होता है ना वो बेस्ड ऑन कस्टम्स होता है. सिंपल लैंग्वेज में समझिए, जो भी कस्टम्स पे बेसिस उसे हम ट्रेडिशनल कहेंगे. जैसे आप देखो, हिंदुइज्म में आपने देखा होगा कि जो मतलब एल्डर्स हैं, उनकी ना छोटे जो बच्चे होते हैं या छोटे, थोड़ा सा एज में छोटे हो गए, वो बड़ों के पाँव छूते हैं. तो ये वहाँ का एक कस्टम है. ठीक है, टचिंग elders feet is a custom there. Okay, then comes affective. Affective होता है आप किसी इमोशन से ड्रिवन हो, ड्रिवन बाय इमोशंस. जैसे कि एग्जाम्पल इसकी ये है कि क्राइंग एट अ फ्यूनरल. अभी कोई मर गया है, बहुत सारे लोग यहाँ रो रहे हैं, तो नेचुरली रोना आएगा. ठीक है, और सारे रो रहे हैं, आप भी रो लोगे, और किसी के मरने पर इंसान वैसे ही रोता है. तो एक ये है कि इमोशन से आप कैसे ड्राइव करते हो अपने आप को. देखो, इस एक एग्जांपल अगर हम ले, ठीक है, इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी की. देखो, एक पॉजिटिविस्ट स्टडी है. उन्होंने सुसाइड रेट्स को पढ़ा स्टैटिस्टिकली. ध्यान से सुनिएगा. लेकिन एक इंटरप्रेटिविस्ट कहता है व्हाट डज सुसाइड मीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. ठीक है, एक इंटरप्रेटिविस्ट कहता है, ये आपको मैं एक बेसिक कहते हैं ना, अगर आपको कभी समझ नहीं आए कि क्या मैंने पॉजिटिविस्ट में पढ़ा था और क्या इंटरप्रेटिविस्ट का डिफरेंस था, तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा. एक इंटरप्रेटिविस्ट कहता है, आपने पॉजिटिविस्ट ने कहा, पॉजिटिविस्ट ने सुसाइड को स्टडी किया, सुसाइड रेट्स को स्टैटिस्टिकली, और इंटरप्रेटिविस्ट कहता है व्हाट डज सुसाइड मीन टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स. क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल की बात की जाती है, उनकी मीनिंग्स को समझाता है. अब ये इंसान है, इसका कुछ और मतलब होगा, इसका कुछ और मतलब होगा. ठीक है, अभी ये इंसान है, इसका कोई और पर्सपेक्टिव होगा. बात यही है कि ये ह्यूमन मीनिंग्स जो हैं उनको बहुत समझता है. यानी कि एक इंडिविजुअल सेंट्रिक अप्रोच रहती है इसकी, एक इंडिविजुअल पर फोकस करता है. ठीक है, और यही जो है कौन, इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी, ये एक फाउंडेशन ले करता है. जो भी आगे हमने 3 मेजर टर्म्स रखी है ना लिखकर, उनके लिए फाउंडेशन ले करता है. फाउंडेशन फॉर व्हाट? फिनोमिनोलॉजी, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म, ठीक है, और एथनोमेथोडोलॉजी. कौन फाउंडेशन ले करता है? हमारा इंटरप्रेटिविस्ट सोशियोलॉजी इज द वन विच
lays a foundation for phenomenology, symbolic interactionism and ethnomethodology. और यही हमने आई थिंक ये और ये टर्म्स स्पेशली हमने अब पिछले लेक्चर्स को चेक करोगे वहाँ पढ़ चुके हैं, इसीलिए इन टर्म्स को मैंने आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये पता होना चाहिए. ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम आ जाते हैं फिनोमिनोलॉजी. देखो फिनोमिनोलॉजी, अच्छा एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि इफ़ वी हैव टू राइट अबाउट इंटरप्रेटिविस्ट सोशोलॉजी इन सिंपल वर्ड्स, क्या लिखोगे आप? देखो आपको अगर अपने आंसर्स में लिखना होगा, व्हाट यू विल राइट इन योर आंसर्स, यू कैन राइट इट एज एक, मैं आपको एक बेसिक सा वो लिखवा देती हूँ कि इट इज़ ऑल्सो नोन एज नॉन पॉजिटिविस्ट sociology. It is also known as non-positivist sociology, where we analyze the society on the basis of interpretation and interactive approach and interactional approach. ठीक है, so that we are understanding the minute details of a society in a comprehensive manner, and we try to analyze the every action in the society, and it is best suited in microsociology. क्या कहा कि हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, ठीक है, माइन्यूट डिटेल्स हैं सोसाइटी की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में, ठीक है, ताकि हम एनालाइज कर सकें हर सोशल एक्शन को जो सोसाइटी में चल रहा है, और वो बेस्ट है माइक्रो सोशोलॉजी के लिए. सो यू कैन राइट इट दैट. ओके, नाउ कम्स फिनोमिनोलॉजी. सी फिनोमिनोलॉजी के जो की थिंकर हैं, क्यों ऊपर जा रहा है, फिनोमिनोलॉजी के जो थिंकर हैं, ओके, इट इज़ एल्फ्रेड शर्ट्स. द की थिंकर, जो की थिंकर हैं वो है एल्फ्रेड शर्ट्स, जो फिनोमिनोलॉजी के लिए जाने जाते हैं. देखो फिनोमिनोलॉजी क्या बात करती है. फिनोमिनोलॉजी स्टडीज हाउ मेनी पीपल एक्सपीरियंस and interpret everyday लाइफ. ठीक है, ये स्टडी करते हैं कि कैसे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं हर दिनचर्या को. ठीक है, यानी कि ये फोकस करती है सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस पर. ओके, इट फोकसेस ऑन सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, कॉन्शियसनेस, इंसान टू इंसान क्या कॉन्शियसनेस रहती है, ठीक है, लाइफ वर्ल्ड, ठीक है, यानी कि टेकन फॉर ग्रांटेड रियलिटी, लाइफ वर्ल्ड इज टेकन फॉर ग्रांटेड रियलिटी. देखो अब कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं आपको समझाऊंगी. अगेन इसमें कुछ कोर कॉन्सेप्ट्स हैं. एक तो लाइफ वर्ल्ड हो गया, ठीक है, लेकिन इस फिनोमिनोलॉजी में कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स आते हैं वी विल अंडरस्टैंड. पहला हमारा हो गया लाइफ वर्ल्ड. देखो लाइफ वर्ल्ड क्या होता है, द एवरी डे लाइफ दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड, जो भी रियलिटी है, जो हर दिन हो रहा है, जो एवरी डे हो रहा है, उसको हम उस रियलिटी को हम ग्रांटेड लेते हैं. ठीक है, मतलब जैसे अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक ऐसे मैं आपको बता रही हूँ, हम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं, और एक बहुत हम ना व्लॉगर्स वगैरह को देखते हैं कि उन्होंने बहुत अच्छी ज़िंदगी जी, तो हम लगते हैं हमारी जो ज़िंदगी है वो कुछ भी नहीं है, इनकी ही ज़िंदगी है जो है, और इसकी वजह से हम अपनी लाइफ को है ग्रांटेड लेते हैं. ठीक है, बहुत बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. ठीक है, अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अभी हम इंसान से मिल रहे हैं, नेचुरली वी आर ग्रीटिंग ईच अदर, तो पता है कुछ ऐसा नहीं कि बहुत इंटेंशनली सोच रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, वी ग्रीट पीपल ऑटोमेटिकली. तो मतलब हर दिन ऐसा हो रहा है, इस चीज़ पे बहुत फोकस करने की ज़रूरत नहीं, और इस चीज़ को बहुत ग्रांटेड भी ले रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम ना रेड लाइट्स, यहाँ रेड लाइट्स का वो रहता है,
इस तरीके से। तो हम रेड लाइट पे अपनी गाड़ियाँ जो हैं उनको रोके हुए हैं, हम इतना नहीं सोचेंगे, हम रुकेंगे कि मतलब हाँ रेड लाइट है, रुक जाना है। सो वी स्टॉप एट रेड लाइट्स विदाउट क्वेश्चनिंग वाई। ठीक है, बचपन में आपने बुक्स में पढ़ा, रेड लाइट ये वो पढ़ लिया, ग्रीन लाइट जो भी है, ग्रीन लाइट फॉर गो, ठीक है, रेड लाइट मीन स्टॉप, आपने ये चीज़ें पढ़ी। लेकिन ये अब आपका दिन का रोज़ का एक एवरीडे रूटीन रह गया और आप इस लाइफ को बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हो। ठीक है, ये आ गया हमारा एग्जाम्पल्स। उसके बाद आ जाती है जो सेकंड आप कह सकते हो जो एक टर्म यूज़ होती है फिनोमिनोलॉजी में, वो होती है टाइपिफिकेशंस की। इसमें क्या होता है, जो मेंटल कैटेगरीज होती हैं वी यूज टू मेक सेंस ऑफ पीपल। कुछ चीज़ें जो इंसान की सेंस को बिल्ड करती हैं एक तरीके से। ठीक है, जैसे अभी टीचर हो गया एग्जाम्पल, ठीक है, पुलिसमैन हो गया, डॉक्टर हो गया। सो हम इन कैटेगरीज को यूज़ करते हैं और ये एक सेंस हमारे अंदर क्रिएट करती है। हाँ, ये टीचर है, ये पढ़ाएगी क्लासरूम, ये पुलिसमैन है, ही विल वॉच अस कि हम क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, डॉक्टर जो है दे विल ट्रीट अस। ठीक है, तो हमारा कहीं ना कहीं प्रिडिक्ट करते हैं बिहेवियर एंड दे प्रिडिक्ट आवर बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल यू आर ऑन अ स्कूटी, ठीक है, आप स्कूटी पर हैं, चला रहे हैं स्कूटी, और आपने हेलमेट पहना है, बट स्टिल जो एक पुलिसमैन है वो उसे आपकी स्पीड सही नहीं लग रही है, वो प्रिडिक्ट कर लेंगे ये सही बंदा नहीं है, इससे पूछो बड़ी ज़रा किस वे में ये गाड़ी चला रहा है, कैसे चला रहा है, इसने सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी है, कुछ भी हो सकता है ना, जब गाड़ी में है तो सीट बेल्ट क्यों नहीं बांधी है। तो आपके बिहेवियर को प्रेडिक्ट करना एक तरीके से काम करते हैं, और इन्हें पता है और आपको भी पता है कि ये किस काम के लिए बने हैं। जैसे डॉक्टर है, आपको पता है ये डॉक्टर है तो ये पेशेंट्स का इलाज करेगा, दे विल ट्रीट पीपल, ओके, दे विल ट्रीट पेशेंट्स, ओके। देन देयर इज दिस अनदर टर्म विच इज स्टॉक ऑफ नॉलेज। These terms are under phenomenology, okay, let me clear that again. Stock of knowledge is the next term. ठीक है, स्टॉक ऑफ नॉलेज कहते हैं एक शेयर्ड कॉमन सेंस नॉलेज, शेयर्ड कॉमन सेंस नॉलेज। एक तरीके से एक आपको मतलब कहते हैं ना एक नॉलेज होना, और वो नॉलेज जो कि आम है, आपको भी पता है, इसे भी पता है, बेसिक बिहेवियर आपको भी पता है, उससे भी पता है, ठीक है। और आपको जैसे एक हॉस्पिटल है, अगेन हम एक हॉस्पिटल की, आप बोलोगे हॉस्पिटल है, यहाँ गरीब बुजुर्ग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो आप बहुत शांत है ना, एक बेंच पे बैठोगे शांत, आप इतनी टर्न का वेट करोगे, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है दैट एक लाइन लग गई है, ठीक है, डॉक्टर से मिलने के लिए, तो एक शेयर्ड कॉमन सेंस ऑफ नॉलेज, ठीक है। कभी कभी जैसे आप देखोगे, आप बार्बर के पास जाते हो बाल कटवाने के लिए, तो आप जो पहले आया होता है उसकी पहले टर्न आती है, तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो। फॉर एग्जाम्पल नोइंग हाउ टू बिहेव इन अ क्लासरूम, आप अपने क्लासरूम में किस तरीके से बिहेव करते हो वो भी डिपेंड करता है। क्लासरूम में आपको पता है टीचर्स हैं, यू बिहेव इन अ सर्टेन वे, और जब आपके फ्रेंड्स हैं आप थोड़ा डिफरेंट बिहेव करते हैं। तो लेकिन आपको एक सर्टेन नॉलेज है कि हाँ टीचर्स हैं, हायर अथॉरिटी है, आई हैव टू बिहेव नाइसली। सो ये चीज़ें ना किससे पास होती हैं, थ्रू सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन से ये चीज़ें पास होती हैं। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे व्हाट इज सोशलाइजेशन। देखो, सोशलाइजेशन ना एक प्रोसेस है थ्रू विच वी इंटरेक्ट, वी नो हाउ टू बिहेव एंड हाउ टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ अ सोसाइटी। आप एक इंसान जो है वो सोशलाइज कर रहा है, घुल मिल रहा है, ठीक है, और डिफरेंट सोर्सेस होते हैं जो हमें सोशलाइज करवाते हैं इन अ सोसाइटी, इन अ सोशल स्ट्रक्चर। जैसे भी आपकी स्कूल हो गया, आपकी फैमिली हो गई, आपके पीयर्स हो गए, ये आपको बताएंगे कि किस तरीके से सोशलाइज करना है, घुलना मिलना है, ठीक है। अभी जैसे एग्जाम्पल हम एक और दे सकते हैं, जैसे एक क्लासरूम है, अगर वो स्मूथली चल रही है इसलिए कि रूल्स की वजह से, ये क्लासरूम है, कुछ रूल्स हैं, क्या ऐसा है कि सिर्फ रूल्स की वजह से वो क्लासरूम के बच्चे शांत बैठे हैं, बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हैं? नो। देखो, उन्हें इसलिए पता है क्योंकि दे नो हाउ टू बिहेव, ठीक है। और टीचर्स की एक्सपेक्टेशन भी रहती है कि सर्टेन रिस्पॉन्स को टीचर भी एक्सपेक्ट करती है कि बच्चे इस तरीके से रहने चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए ना। तो अब कहेंगे कि फिनोमिनोलॉजी का कंट्रीब्यूशन क्या है।
देखो इसका कंट्रीब्यूशन है कि जो सोशल ऑर्डर है, सोशल ऑर्डर इज मेंटली कंस्ट्रक्टेड, उसे कंस्ट्रक्ट करवाया जाता है सोशल ऑर्डर को, ठीक है। और ये सब्जेक्टिविटी को एम्फसाइज करती है, इट एम्फसाइजेस सब्जेक्टिविटी। ये इसका कंट्रीब्यूशन है। तो अब आप ये कह सकते हो कि ये एक मेथड है ऑफ नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच, ठीक है। नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच का ये एक मेथड है। where we comprehend every social phenomena, ठीक है, where we comprehend every social phenomena of the society in a holistic manner। एक होलिस्टिक मैनर में, ओवरऑल मैनर में हम सोसाइटी की सोशल फिनोमिना को देखते हैं, कॉम्प्रिहेंड करते हैं, एंड वी ट्राई टू एनालाइज ऑल द सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स, एंड वी ट्राई टू फाइंड आउट देयर सॉल्यूशंस इन एन इफेक्टिव मैनर टू अप्लाई द रियल कॉज एंड इफेक्ट अप्रोच, ठीक है। और उससे आपका जो सोशल ऑर्डर है वो कंस्ट्रक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। देखो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की जो की थिंकर्स हैं वो हैं G.H. मीड, G.H. मीड और हर्बर्ट ब्लूमर। G.H. मीड और हर्बर्ट ब्लूमर जो है वो की थिंकर्स रहता है, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के। और हमारा यहाँ पर जो कोर आइडिया है, द कोर आइडिया अगर हम बात करें, इसमें है कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी इज़ क्रिएटेड थ्रू इंट्रैक्शनिज्म। सोसाइटी इज़ क्रिएटेड थ्रू इंट्रैक्शंस यूजिंग सिंबल्स। इंट्रैक्शन के थ्रू सोसाइटी क्रिएट होती है यूजिंग सिंबल्स, ठीक है। अभी सिंबल्स क्या है? सिंबल से आप क्या समझते हो? कोई भी जिसका एक शेयर्ड मीनिंग हो, जैसे लैंग्वेज हो गया, जेस्चर्स हो गए, ड्रेस हो गया, साइंस हो गए, तो ये सिंबल्स का इस्तेमाल कर रहे हो आप इंट्रैक्शंस में। और वो सिंबल्स क्या हो गए? लैंग्वेज हो गया, ड्रेस हो गया, जेस्चर हो गया, साइन हो गया, इन सब का आप इस्तेमाल करके इंट्रैक्शन को कर रहे हो, ठीक है। अभी मीड का क्या कॉन्सेप्ट था? मीड ने ना एक कॉन्सेप्ट दिया है सेल्फ का, और उस सेल्फ में उसने आई की बात की है और एक मी की बात की है, ठीक है। आई का उसका मतलब है क्रिएटिव सेल्फ की, और स्पॉन्टेनियस को समझाया है आई से, ठीक है। और जो मी है, मी से उसने सोशलाइज्ड सेल्फ की बात की है, जो सोसाइटी की एक्सपेक्टेशंस पे उतरता है। सो एक सोशलाइज्ड सेल्फ है ये, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल अभी हम कहेंगे कि क्रिएटिव सेल्फ में, या एक स्पॉन्टेनियस कह सकते हो, ये सोसाइटी की एक्सपेक्टेड वर्जन वाला मी है, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, वांटिंग टू शाउट इन क्लास, ये आपका एक क्रिएटिव सेल्फ है, ये आई को दर्शा रहा है। दूसरा है आप क्वाइट रह रही हो क्लास में क्योंकि इट इज़ इनअप्रोप्रिएट, तो ये मी है, क्योंकि एक सोसाइटी आपकी क्लास एक्सपेक्ट करती है, टीचर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू, सो दैट इज़ अ सोशलाइज्ड सेल्फ ऑफ योर्स, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम रोल टेकिंग में, ठीक है। रोल टेकिंग एक और टर्म है जो हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म में ही पढ़ेंगे। रोल टेकिंग का मतलब होता है एबिलिटी टू सी वन सेल्फ, एबिलिटी टू सी वन सेल्फ फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। आप खुद को देख रहे हो दूसरों के पर्सपेक्टिव से, दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रॉम अदर्स पर्सपेक्टिव। अभी क्या मतलब है इसका? अभी एक टीचर है, ठीक है, एक टीचर है, वो पढ़ा रही है क्लास में आके, लेकिन वो एक तरीके से इमेजिन करती है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो उसको किस तरीके से देखते हैं। वो उसको एक स्ट्रिक्ट टीचर समझते हैं, एक थोड़ा सा लिबरल टीचर समझते हैं, लीनियंट मार्किंग करने वाली समझते हैं, ठीक है। तो उससे वो एक तरीके से परसीव कर रही है कि मुझे बच्चे किस तरीके से परसीव करते हैं, तो वो अपना एक इमेजिनेशन देख रही है। अभी एक बच्चा है, ठीक है, वो चाइल्ड जो है वो इमेजिन कर रहा है पेरेंट्स रिएक्शन,
उनका रिएक्शन वो बच्चा परसीव कर रहा है, ठीक है। तीसरी टर्म जो बहुत मतलब आप यहाँ पर देख रहे हो दूसरों के नज़रिए से, दूसरे आपको किस तरीके से सोचते हैं, ठीक है। एक और टर्म है इसमें सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में जो अगेन इम्पॉर्टेंट है, वो है जनरलाइज्ड अदर। जनरलाइज्ड अदर इज द टर्म। देखो लास्ट में जो हमने भी पढ़ा फिनोमिनोलॉजी में टाइपिफिकेशंस को पढ़ा, या ये जो हम टर्म्स को पढ़ रहे हैं रियल लाइफ वर्ल्ड, जो भी ये टर्म्स भी इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, और ये आपको मतलब पता होना चाहिए कि यहाँ कौन सी टर्म्स किसके अंडर आ रही है और उनकी एक्सप्लेनेशन और उनकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अब है जनरलाइज्ड अदर। जनरलाइज्ड अदर में हम सोसाइटी के कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस की बात करते हैं। सोसाइटी की कलेक्टिव एक्सपेक्टेशंस क्या है, कलेक्टिवली जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट कर रही है। एग्जाम्पल ले लो कि पब्लिक में आपसे आप एक सर्टेन वे में बिहेव करोगे तो सोसाइटी आपको पता है एक्सपेक्ट कर रही है कि यार ये यहाँ पे अगर शोर उठाएगा तो ये गंदा बच्चा है ना। तो knowing what is proper behavior in public is what is society expecting it from you and you know that, ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, हमने अभी जैसे बात की कि जब हम एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं वी इंटरेक्ट थ्रू सिम्बल्स एंड दोज सिम्बल्स कुड बी योर लैंग्वेज, योर ड्रेसिंग सेंस, इट कुड बी द सिम्बल्स और द जेस्चर्स, एनीथिंग। अब जैसे हम एक थम अभी आपने देखा होगा हम बड़ी बार ऐसे करते हैं ना, थम्स अप, हे थम्स अप। व्हाट इज दिस थम्स अप मीन्स, ठीक है। इस थम्स अप का मतलब है वी इधर से येस और नॉड, ठीक है, एंड एन अप्रूवल इन सम सोसाइटीज़ कि हाँ सही है, ओके हो जाएगा, काम हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर रहे हैं कि ये तुमने मेरा होमवर्क कर लिया, ठीक है, बच्चे आपस में बोल रहे तो एक थम्स अप दिखा रहे हैं कि हाँ हो गया भाई, काम हो गया, ठीक है। जैसे अभी कोई आप कैसे लग रहे हो, आप अपने आप से पूछ रहे हो कि हाउ आई एम लुकिंग, तो अदर पर्सन इज जस्ट शोइंग अ थम्स अप कि हाँ यू आर लुकिंग ओके नाइस, ठीक है। तो आप बहुत सारी कन्वर्सेशंस को एक थम्स अप से कंप्लीट कर लेते हो। इज इट सो? वेट, अच्छा नहीं बना, ठीक है, आई डोंट नो, चलो छोड़े इसे। तो लेकिन आपको पता है यही थम्स अप ना कुछ कल्चर्स में इंसल्ट मानी जाती है कि तुमने अंगूठा कैसे दिखाया, क्या मतलब है इस बात का। सो इन सम कल्चर्स जो है ये इंसल्ट भी मानी जाती है। तो जेस्चर्स कुड मीन डिफरेंटली इन डिफरेंट प्लेसेस और इन डिफरेंट एरियाज, डिफरेंट कल्चर्स और इन डिफरेंट ट्रेडिशंस, ठीक है। अगेन अब ये जो मीनिंग है एक थम्स अप का ही मीनिंग आप देख लो, ये जो है ये नेचुरल नहीं है, कि ऐसा नहीं कोई नेचुरल सी चीज़ है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड, ये हमने खुद बनाई है कि थम्स अप मीन्स हाँ वी आर गिविंग अ नॉड, वी आर सेइंग अ यस, वी आर अप्रूविंग इट, ओके। तो ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, लोगों ने खुद बनाई है, लोगों ने खुद कंस्ट्रक्ट की है, सोसाइटी ने खुद उस चीज़ को माना है। तो अभी जैसे आप अंगूठा दिखाओगे तो उससे बोलेंगे कि ये इन्होंने अंगूठा दिखाया, ये एक इंसल्ट है, क्या मतलब था इस बात से, तुम क्या समझते हो, हज़ारों क्वेश्चनिंग आ जाएगी आपके सामने, ठीक है। इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, किसकी सिग्निफिकेंस की हम बात कर रहे हैं। वी हैव ड्रॉन अ लाइन हेयर ऑल्सो, okay, this is regarding the phenomenology, this one is phenomenology that is left, okay। देखो इससे इसका सिग्निफिकेंस क्या रहता है, जो हमने भी पढ़ा, सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का ये रहता है कि आप आइडेंटिटी को फॉर्म कर सकते हो। आइडेंटिटी फॉर्मेशन हो जाती है क्योंकि हर किसी का लैंग्वेज अलग रहता है, हर किसी का एक टोन अलग रहता है, द वे दे बिहेव, द वे दे ड्रेस अप, द वे दे टॉक, द वे दे यूज द वर्ड्स, द वे they kind of use their gestures, their body language, so that is forming an identity and every person is unique in themselves, okay। तो इससे आप understand कर सकते हो deviance, gender deviance, self को समझ सकते हो, communication को समझ सकते हो, इन सब चीज़ों को आप समझ रहे हो थ्रू what, थ्रू symbolic interactionism। एक सिंपल सी लाइन में मैं आपको बताती हूँ कि आपको अगर लिखने को आएगा कि व्हाट यू हैव टू राइट फॉर सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म, यू कुड सिंपली राइट दैट इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच वी एनालाइज द सोसाइटी। ये एक प्रोसेस है थ्रू विच वी एनालाइज द सोसाइटी, with verbal and non-verbal communication,
विद वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम सोसाइटी को एनालाइज करते हैं, है ना। यानी कि आप लैंग्वेज को यूज़ कर रहे हो, कम्युनिकेशन को यूज़ कर रहे हो, ठीक है। वेर वर्बल मीन्स लैंग्वेज बेस्ड। वर्बल क्या हो गया? लैंग्वेज बेस्ड। वर्बल आप बॉडी लैंग्वेज भी कह सकते हो। बॉडी लैंग्वेज तो नॉन वर्बल हो गया। नॉन वर्बल में अब आपका क्या आएगा? बॉडी लैंग्वेज आ गया, जेस्चर्स आ गए, सिंबल्स आ गए, ठीक है। यानी कि ये इंसान की जो है हेल्प करता है इंसान को सोसाइटी में, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी को डेवलप करने में, और इट हेल्प्स इन डेवलपिंग परसुएशन इन द सोसाइटी। एक परसुएडर जो होता है ना, एक परसुएडर, देखो ये ना परसुएड करने में बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि आप देखोगे किसी की ना कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती है, ठीक है, तो वो इजीली परसुएड कर लेता है, वो इजीली कम्युनिकेट कर सकता है ऑडियंस के साथ। तो ये एक परसुएडर का काम है, ठीक है। तो ये एक आप कह सकते हो परसुएशन जो है सोसाइटी में डेवलप करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा एथनो मेथोडोलॉजी, विच इज़ द लास्ट टॉपिक, वेयर इट इज एथनो मेथोडोलॉजी। देखो इसका जो की थिंकर है जो एथनो मेथोडोलॉजी से जाना जाता है वो है हेरोल्ड गारफिंकल। हेरोल्ड गारफिंकल is known for ethnomethodology. Now what does ethnomethodology means? See, ethnomethodology studies people. Sorry, ethnomethodology studies the methods people use. It studies the methods people use to make everyday life orderly and beautiful. तो ये उन मेथड्स को स्टडी करता है जो लोग यूज़ करते हैं एवरीडे लाइफ को ऑर्डरली बनाने के लिए और मीनिंगफुल और ब्यूटीफुल बनाने के लिए, ठीक है। यानी कि ये फोकस करता है, इट फोकसेस ऑन एवरीडे प्रैक्टिसेस, हर दिन की प्रैक्टिसेस पे ये फोकस करता है। उन मेथड्स की बात की गई है, वो मेथड्स जो लोग यूज़ कर रहे हैं हर दिन को ऑर्डरली बनाने के लिए और मीनिंगफुल बनाने के लिए। एवरीडे प्रैक्टिसेस पे ये फोकस कर रहा है। अनस्पोकन रूल्स, जो बहुत सारे रूल्स हैं जो बोले नहीं जाते हैं, उन पे फोकस करता है। और कॉमन सेंस रीजनिंग, कॉमन सेंस रीजनिंग, इसके कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं जो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। दोज की कॉन्सेप्ट्स आर, पहला है इंडेक्सिकलिटी। इंडेक्सिकलिटी, नाउ व्हाट इज इंडेक्सिकलिटी मीन्स? इट मीन्स द मीनिंग इज डिपेंडेंट ऑन द कंटेक्स्ट। क्या मतलब है इसका? जो मीनिंग है वो डिपेंड करता है कॉन्टेक्स्ट पर, डिपेंड ऑन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अभी इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इट इज़ हॉट हियर, ठीक है। नाउ इट कुड मीन टू थिंग्स, या तो ओपन द विंडो, विंडो को खोल दो। आपने कहा इट इज़ हॉट हियर, एग्जांपल ले लीजिए, आपने कहा यहाँ बहुत गर्मी है,